चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है कैटालिसिस। और कैटालिसिस मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली हमें यहाँ स्टडी करना है। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं, पहले भी पता है आप लोगों को कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं। हर रिएक्शन जो होती है वो अपनी स्पेसिफिक स्पीड से रन करती है, तो उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने का काम जो है वो करता है कैटालिस्ट। ये एक तरह के इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो सकता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। इन्हें हम प्रमोटर या रिटार्डर भी कहते हैं। अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे प्रमोटर, और अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे रिटार्डर। तो प्रमोटर रिटार्डर जो होते हैं ये इस तरह से हमने आइडेंटिफाई करा। समटाइम रिटार्डर को हम कैटालाइटिक पॉइजन भी बोलते हैं, या सिंपली हम इन्हें पॉइजन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होते थे, तो इसलिए रिटार्डर इज़ ऑल्सो नोन एज कैटालाइटिक पॉइजन। अब कैटालिसिस की जो प्रोसेस है हम लोग देखें कि कुछ एग्जांपल देख लें हम लोग कैटालिसिस की, कैटालिस्ट क्या करता है। तो आप में यहाँ देखिए आप कैटालिस्ट क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होगा, पहले भी देखा है हमने। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम देन इट्स फॉर्म अमोनिया। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट थे और अमोनिया जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो ये जो फॉर्मेशन है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे चल रहा है, और इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास में दो सब्सटेंस, वन इज़ आयरन एंड सेकेंड इज़ मोलिब्डेनम। यहाँ दोनों ही कैटलिस्ट नहीं हैं। हियर आयरन एक्ट एज ए कैटलिस्ट, आयरन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, बट मोलिब्डेनम जो है वो एक प्रमोटर की तरह वर्क कर रहा है, मतलब ये कैटलिस्ट को उसका काम करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हैबर्स प्रोसेस हुई जो कि कैटालिसिस के कारण पॉसिबल होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हम लोग अगली प्रोसेस ले रहे हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्रियल लेवल पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके हम बनाते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस होती है उसमें ऐसे कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ये एक तरह का कैटलिस्ट है जो इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को प्रमोट करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाता है। देन फर्दर उसकी वाटर से रिएक्शन होती है और हमें मिल जाता है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो भी पॉसिबल हुआ ड्यू टू कैटलिस्ट। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है इसके अंदर वो है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। अगली जो हेडिंग हमें पढ़नी है वो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। अब देखिए टाइप्स ऑफ कैटालिसिस क्या है। बेसिकली दो टाइप के कैटालिसिस की प्रोसेस हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनस एंड सेकेंड इज़ हेट्रोजीनस। देखिए होमोजीनस, होमो मीन्स सेम होता है, सेम फेज होता है। तो जब रिएक्टेंट और हमारा कैटालिस्ट बोथ आर एग्जिस्ट इन सेम फेज, सेम फिजिकल स्टेट, देन इट नोन इज होमोजीनस कैटालिसिस। हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर होमोजीनस कैटालिसिस के अंदर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन in presence of nitrous oxide which is also exists in gaseous form. Here reactant also exists in gaseous form. Then sulfur trioxide is formed which is also in gaseous state. तो यहाँ आप देखेंगे रिएक्टेंट और हमारा जो कैटलिस्ट है वो दोनों ही गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो है होमोजेनस का। हेट्रोजेनस के दो एग्जांपल मैं ऊपर ही आपको दे चुकी हूँ। हेट्रोजेनस मतलब होता है जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट बोथ एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। रिएक्टेंट and catalyst are in different state। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास में, बेस्ट एग्जांपल है, बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, हैबर्स प्रोसेस एंड वन मोर इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये दोनों ही एग्जांपल हमारे बताएंगे हेट्रोजेनस कैटालिसिस के लिए। अब अगली चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है वो है ऑटो कैटालिसिस। देखिए ऑटो कैटालिसिस क्या होता है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ,
ऑटो कैटेलिसिस। अब देखिए ऑटो कैटेलिसिस मतलब क्या होगा, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं कई बार जिसमें जो रिएक्टेंट होता है या हम कह सकते हैं जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में जो मिक्सचर प्रेजेंट है, सपोज करो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, तो उन चीज़ों में से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो एज ए प्रमोटर वर्क करने लग जाते हैं, मतलब उन्हें किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो केमेनोफोर का ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो शुरुआत में केमेनोफोर को जब हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रखते हैं तो केमेनोफोर जो है वो खुद प्रमोटर की तरह काम करने लग जाता है, मतलब केमेनोफोर के कुछ पार्टिकल जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हमें कुछ और नहीं करना पड़ा, कुछ और ऐड नहीं करना पड़ा, केमेनोफोर इटसेल्फ किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह। तो ऐसी प्रोसेस हमारी कहलाती है ऑटो कैटलिसिस। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैटलिस्टिस जो कैटलिसिस की प्रोसेस होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम लोगों को देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें, यूनिकनेस क्या है यहाँ पर कैटलिसिस की, तो पहली प्रॉपर्टी हमको बताया गया है कि जो हमारा कैटलिस्ट होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज। देखिए जब भी हम एक रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन के अंदर सर्टन अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट हम लोग डालते हैं, तो आप ये देखेंगे कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, बट वो जो कंटेंट था हमारा वो कंज्यूम नहीं हुआ है। उसका फिजिकल अपीयरेंस भले ही चेंज हो जाएगा बट उसका मास, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो इस प्रोसेस के दौरान अनचेंज रहता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारी वो है यहाँ पर, जो कैटलिस्ट होता है इट डजेंट अफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटलिस्ट डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उन पर कैटलिस्ट कोई असर नहीं डालता। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो कोई रिएक्शन है इन विच ए कन्वर्टेड टू बी, तो ए से जब बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी से वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ए, तो यहाँ पर कैटलिस्ट सिर्फ इतना काम करेगा कि वो ए से जल्दी से बी बना देगा, सिर्फ इतना काम इसका होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम की प्रोसेस को अटेंड करने में लगने वाले समय को कम करेगा, बट प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ इस रिएक्शन को नहीं ले जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप की है और रिवर्सिबल टाइप की ही रहेगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो सिर्फ ये इक्विलिब्रियम के टाइम में लगने, इक्विलिब्रियम को अटेंड करने वाले टाइम को कम करेगा, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है कैटलिस्ट की वो होती है कैटलिस्ट माइन्यूट कंसंट्रेशन में भी इफ़ेक्टिव होता है, मतलब बहुत बड़ा बल्क, बहुत बड़ा बेच का अगर मुझे फॉर्मेशन करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए कोई केजी के अंदर कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सर्टन ग्राम्स ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो सफिशिएंट होता है और हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देता है। तो माइन्यूट कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट। नाउ कैटालाइटिक पॉइजन में आपको बता ही चुकी हूँ। कैटालाइटिक पॉइजन के अंदर अगर हम लोग एग्जांपल लें तो देखिए कैटालाइटिक पॉइजन का भी एग्जांपल लें हम लोग कि ज़रूरी नहीं हमेशा हर सब्सटेंस रिएक्शन को प्रमोट ही करता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को रिटार्ड भी करते हैं। यहाँ हमने बात करी थी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम यूज़ कर रहे थे किसका, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड का। अगर वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो कि एक कैटलिस्ट है इसमें थोड़ी सी भी एस्बेस्टस की इम्प्योरिटी रह गई तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। अगर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर आर्सेनिक और एस्बेस्टस यहाँ पर प्रेजेंट है तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो इटसेल्फ कंटेमिनेटेड हो जाएगा और उसका फर्दर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कभी भी कैटलिस्ट को यूज़ करने से पहले उसे प्योर किया जाता है, जिस रिएक्टेंट को हमको यूज़ करना है उससे प्योर किया जाता है। जब आप डिटेल में कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारा फैमिली नंबर 16 है उसके प्रोडक्शन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या क्या प्रोसेस हमको इसकी प्योरिटी के लिए करनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट हमें बताया गया है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन।
अभी तक हम लोगों ने फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और उसके थ्रू होने वाले जो फिनोमेना था उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारी एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग देखें कि केमिकल रिएक्शन क्यों रन करती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसमें कि रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में किसी सरफेस पर, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट का, सपोज करो वी हैव 2 पार्टिकल, तो 1 पार्टिकल की सरफेस पे सेकंड पार्टिकल आकर एड्जॉर्ब होता है और उनके बीच में एक एफिनिटी डेवलप होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और यही प्रोसेस कहलाती है हमारी केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो वो प्रोसेस जब किसी सब्सटेंस के बीच में जो एड्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है, सपोज करो हमारे पास में यहाँ पर एक सरफेस है और जो सब्सटेंस हमारा एड्जॉर्ब हो रहा है, जो हमारा एड्जॉर्बेट है और जो हमारा एड्जॉर्बेंट है, इन दोनों के बीच में जब यहाँ पर लगने वाला फोर्स बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बनता है, उस समय जो प्रोसेस ऑब्जर्व होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें, क्योंकि ये प्रोसेस जो है हमारी वो हाई एनर्जी डिमांडिंग है, मैं कहूँ कि जो बॉन्ड बनता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस होती है, तो इस प्रोसेस में हमें हाई हीट की रिक्वायरमेंट होती है या हाई एनर्जी की डिमांड होती है। मतलब बॉन्ड अगर मुझे बनाना है किसी प्रोसेस में तो उसमें हमें हाई हीट देना पड़ती है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप देखिए तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में लो टेम्परेचर पर भी काम चल जाता है और लो टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल भी होता है। तीसरा, यहाँ पर पार्टिकल्स का अगर मुझे एड्जॉर्प्शन कराना है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स का एड्जॉर्प्शन कराना है तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पार्टिकल को फर्स्टली हमें एक्टिवेट करना होगा, तब जाकर वो बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट होती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें ये जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल होती है मतलब एक बार अगर एड्जॉर्प्शन हो गया, एफिनिटी डेवलप हो गई, एक कंपाउंड बन गया, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट हमारा रिवर्स होगा। दैट मीन्स कि केमिकल एड्जॉर्प्शन या बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। फिफ्थ, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, तो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी जो है वो भी बढ़ती जाती है। बट अप टू अ लिमिट ये प्रोसेस रन करती है। जैसे हम बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो ये हमारी रिएक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो टेम्परेचर जो है वहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके बाद हम बात करें कि ये जो प्रोसेस होती है ये हाईली स्पेसिफिक होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ हाईली स्पेसिफिक। मतलब किसी भी सरफेस पर कोई भी पार्टिकल आकर डिपॉजिट नहीं होता जिसकी वैलेंसी, जिसकी एफिनिटी डेवलप होती है, या जो वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, प्रॉपर बॉन्ड बना सकता है, प्रॉपर शेयरिंग कर सकता है, सिर्फ वही आकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी वो कैसी होती है, हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। मतलब स्पेसिफिक टाइप के जो रिएक्टेंट होते हैं वही सरफेस पर आकर डिपॉजिट होंगे और उनके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टिकल आएगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखें अगला जो फीचर है इसका, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सपोज़ करो ये सरफेस एरिया जो है वो हमने बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्बेंट की वैलेंसी बढ़ गई। तो जब एड्जॉर्बेंट का एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, पोरस नेचर बढ़ेगा, वैलेंसी बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट इज़, ये जो फॉर्मेशन करता है वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। ये एक अलग फिनोमेना है इसका। मतलब एक बार एक सरफेस अगर बॉन्ड के थ्रू कैप्चर हो गई, एक बार एक पार्टिकल आकर एक सरफेस पर डिपॉजिट हो गया, तो क्योंकि अब वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो फर्दर और कोई लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी डिटेल्स हमारी केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में थी। बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें जो बेसिक फीचर रन करता है वो यही होता है। अब हम डिफरेंस या कंपैरिजन देख लें बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, डिफरेंस हमें पता ही है फिज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन की। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन अगर देखें तो बेसिकली ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता, ओनली वॉन डर वाल फोर्स वर्क करते हैं। यहाँ पर वीक टाइप के फोर्स होते हैं जिसे हम वॉन डर वाल फोर्स बोलते हैं, वो ऑपरेट होते हैं। जबकि यहाँ पर ओरिजिनली आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का
फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा, ये जो प्रोसेस होती है इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर या मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर जो लेयर बनती है वो यूनी मॉलिक्यूलर होती है। ये जो प्रोसेस होती है वो टेम्परेचर के थ्रू रिटार्ड होती है, यानी कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होता है, जबकि ये जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर के साथ में इन्हेंस होती है। जनरली ये जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है, और यहाँ जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो जनरली कैसा होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। एक बार बॉन्ड बन गए तो बन के आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। यहाँ नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ हमें किसी तरह की कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि यहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट जो इसके बीच में डिफरेंस है, इट इज़ नॉट सो स्पेसिफिक। यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस आकर सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है, जबकि यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कोई डेफिनेट सब्सटेंस होता है वही आकर इनके बीच में इंट्रैक्शन कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोगों को स्टार्ट करना है कैटालिसिस का मैकेनिज्म। तो कैटालिसिस का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।